इसमें आपका स्वागत है। यह है ऑडियो बुक जंक्शन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सरकारी चाय के लिए किताब का अध्याय दूसरा। अध्याय 2, 2024, जगतपुरा, जयपुर। इस वर्ष हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार रजनी शर्मा को उनकी कृति अल्लड़ सा लड़का के लिए दिया गया। रजनी शर्मा का यह पहला उपन्यास है और अपने पहले ही उपन्यास में लखपति लेखक बनी 28 वर्षीय रजनी जयपुर निवासी है। टीवी में न्यूज देख शर्मा जी अपनी पत्नी को खुशी से गोद में उठाकर कहते हैं, अरे वाह, तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारी मेहनत आखिरकार रंग लाई। रजनी भी मुस्कराई, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे का गम सिर्फ वही समझ सकती है। अपने अंदर गहरा राज छुपाए रजनी दिनों दिन आत्मग्लानि महसूस करती है। इंसान दुखी सुखी तो जी सकता है, लेकिन अगर वो स्वयं को किसी दुखद अंत का गुनहगार मान ले तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ सालों के लिए हम रुक जाते हैं, लेकिन जीवन भर कुछ बातों को लेकर रुका नहीं जाता है। उन बातों का अंत हो जाना जरूरी होता है। रजनी अपने मन के बोझ को अब उतारना चाहती थी। रजनी को अब कुछ दिन बाद पुरस्कार प्राप्त करने दिल्ली जाना था, लेकिन इससे पहले वो अपने माता पिता से मिलना चाहती थी। शर्मा जी ने रजनी का कोटा के लिए टिकट करवा दिया। ट्रेन में बैठने के बाद से ही एक 22 वर्षीय लड़की रजनी को बार बार देखे जा रही थी। ट्रेन जयपुर से पार नहीं हुई, उससे पहले वो लड़की भौहें भींचते हुए बोल पड़ी, आप रजनी शर्मा है ना? हाँ जी। आश्चर्य से मुस्कुराकर रजनी बोली, मेरा नाम ज्योत्सना है, मैं सोशल मीडिया में आपकी बुक देखती रहती हूं। आजकल सब जगह आपकी बुक ही नजर आती है, मैं जल्द ही आपकी बुक पढ़ूंगी। नोबेल पढ़ने की शौकीन ज्योत्सना आंखों में चमक लेकर बोली, हाँ बिल्कुल, पढ़कर जरूर बताना। कहाँ से हैं आप? रजनी ने अपने भावी पाठक पर रुचि दिखाते हुए पूछा। ज्योत्सना रजनी का साधारण व्यवहार देखकर थोड़ा नजदीक आई और बोली, मैं कोटा से हूं, यहां पढ़ती हूं। अच्छा, ये लो। रजनी ने ज्योत्सना को अपने बैग से किताब निकालकर दे दी। ज्योत्सना किताब देखकर खुश हो गई और बोली, आप मुझे ये परमानेंट ही दे दीजिए, मैं पे कर देती हूं। नो प्रॉब्लम, ये आपके लिए फ्री में है, रजनी ने बड़े लेखक की भांति मुस्कुराकर कहा। ज्योत्सना खुशी से एक तरफ होकर किताब पढ़ने लगी। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है यहां से। 2016, कोटा जंक्शन। अटल बिहारी अपने सिरहाने पर रखे बैग को जल्दी से पैक करके पंखे के ऊपर रखे, अपने रेड चिप की सस्ती कॉपी वाले जूतों को पहनकर ऊपर वाली सीट से भीड़ से भरे ट्रेन के डिब्बे की फर्श पर कूदा और डिब्बे से बाहर सर्वप्रथम उतरकर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जनता जनार्दन की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। लोग इतने जल्दी में थे जैसे तो ये ट्रेन अब उन्हें सीधा युगांडा ही उतारेगी। खेड़ली फाटक, नयापुरा, कोटरी, एरोड्रम, दादाबाड़ी, केशोपुरा, महावीर नगर डॉट चलो, 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 जोर जोर से चिल्लाकर ऑटो वाले बुला रहे थे। और ये सिर्फ एक ऑटो वाला नहीं बल्कि कितने ही मैजिक, ऑटो, बसों वाले बुला रहे थे। यात्रियों को जितने विकल्प प्लेटफॉर्म के बाहर वाहनों के मिलते हैं, उतने जिंदगी में प्रत्येक जगह मिले तो लोगों का जीवन कितना आसान हो जाए। गला फाड़कर यात्रियों को बुलाना, ऊपर से दिन भर यही काम, कितना मशक्कत भरा है। फिर भी 1% हताशा नहीं, क्योंकि इनकी गाड़ी में लगे साउंड से जब मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे टाइप के गाने चलते हैं, तो सारी थकान अपने अतीत की प्रेमिकाओं को याद करने में निकल जाती है। दोपहर के 3 बज चुके थे, क्योंकि गाड़ी संख्या 12,466 भगत की कोठी से चलकर इंदौर जाने वाली रणथंबोर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से चल रही थी। अटल अपने सामान को जमीन पर रख पसीने से लथपथ बिल्कुल अग्निपथ हो चला था। फिर भी खड़ा होकर चारों तरफ इस तरह देखे जा रहा था, जैसे तो सिकंदर झेलम नदी के किनारे खड़ा होकर मगध साम्राज्य में आक्रमण करने की सोच रहा हो। कोटा शहर में सिर्फ कचौरी और चौराहे ही नहीं हैं। यहां विश्वास है उन छात्रों का जो यहां पढ़े लिखे हैं।
ये शहर सपना है उन छात्रों का जिन्होंने अभी 8वीं कक्षा भी पास नहीं की है। यहाँ लोग आना चाहते हैं खुद को आजमाने के लिए, बड़ा बनने के लिए दाव लगाते हैं खुद पर। कोटा की गलियां जहां से गुजरते हैं सुबह से रात तक छात्र, लड़ते हैं खुद से बनने के लिए एक काबिल इंसान। कोटा बहुत कुछ देता है छात्रों को, तो बहुत कुछ छीन भी लेता है। शहर ऐसे ही होते हैं, कुछ का भला करते हैं तो कुछ का सर्वनाश। ऐसी यादें दे जाते हैं शहर जिन्हें जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ रोचक तो कुछ दर्दनाक यादें। छात्रों की भीड़ वाले हर शहर में होते दफन हैं कितने ही किस्से, कहानियां, कितने ही प्रयास, कितनी ही असफलताएं, कितने ही संघर्ष, बहादुर की तरह लड़ने से कायर की तरह मरने तक के। यहां का हर कमरा अपनी अलग दास्तान कहता है। लोग जीवन में सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन उस कमरे को कभी नहीं भूलते जहां उन्होंने अपने संघर्ष के दिन गुजारे हो। ये कमरे याद किए जाएंगे जब इनकी बात आएगी। याद करके रोएंगे वो लोग जो सफल रहे, और रो रो कर याद करेंगे वो लोग जो असफल रहे। दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष युद्ध के मैदान में हुआ, ये सफेद झूठ है। संघर्ष तो हुआ है विद्यार्थियों के कमरों में, सालों साल तक। सामने से आती हुई सिटी बस की तरफ अटल दौड़ा और इस बार अपने सामानों को उठाकर बिना किराया पूछे चढ़ गया। उसे मालूम था कि सिटी बस है तो किराया कम ही होगा। बस में लोगों को ठौसाठस भर रखा था और फिर भी नए यात्रियों के आने की प्रतीक्षा में बस रोक दी गई। गर्मी के मारे भीड़ में खड़े यात्रियों को वो बस मुर्गी फार्म के पिंजरे की तरह लग रही थी। अंतर बस इतना सा था कि लोगों को अपने गंतव्य तक जाना है, मुर्गियों को दुनिया से। अटल ने कमीज के ऊपर की जेब से 20 रुपए निकाल कर दिए और बदले में टिकट को अपने बैग में इस तरह संभाल कर रखा जैसे तो विदेश जाने के बाद लोग अपने पासपोर्ट को संभालते हैं। गांव के लोग प्रत्येक चीज को संभाल कर रखते हैं। अगर उनकी डॉक्यूमेंट्स वाली अटैची खोलकर देखोगे तो उसमें सालों पुराने किराने के सामानों के बिल तक मिल जाएंगे। उन्हें डर लगता है कि उनकी छोटी सी लापरवाही कहीं कोई बड़ा नुकसान न करवा दे, और यही कारण है कि लोग शहरों में आते वक्त अपने पैसों को 2 अलग अलग जगहों पर रखते हैं। किराए खर्चे के पैसे बाहर कहीं, जेब वगैरह में, तो ज्यादा रकम को या तो बैग में या अपनी चोर जेब में। कंडक्टर की आवाज के साथ ही अटल अपने सामानों के साथ सुरक्षित उतरा और साइड में आकर खड़ा हो गया, क्योंकि इससे आगे का रास्ता वो खुद भी नहीं जानता था और न ही वो इस वजन वाले सामान को अकेला ले जा पाता। ये अटल बिहारी वो अटल बिहारी नहीं है जो देश के 10वें प्रधानमंत्री बने। इन श्रीमान का तो उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। अटल बिहारी नाम सुनते ही मन में कोई 50 साल के आदमी की छवि बनती है, पर ये जनाब तो अभी 24 के भी पूरे नहीं हुए थे। अटल बिहारी राजस्थान के बूंदी जिले के नवलपुरा गांव से था। फसल बाड़ी नहीं होने से घर की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। जितना साल भर में कमाते उससे ज्यादा तो उधार लिए पैसों का ब्याज हो जाता। पिता नरसिंह को लगता था कि जब अटल सरकारी नौकरी लग जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मध्यम निम्न वर्ग के परिवारों में सरकारी नौकरी को जीवनदायिनी समझा जाता है। कुछ ज्यादा बड़े सपने नहीं होते। एक घर, सुखी परिवार और सम्मानजनक जीवन, ये सब तो मिल ही जाता है सरकारी नौकरी में। दूसरी बात, लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरी सबसे कम निवेश पर पूरे जीवन को चलाए रखने का बीमा है। ऐसे में देश की आधी से ज्यादा आबादी को सरकारी नौकरी वरदान की तरह नजर आती है। ये सारी बातें नरसिंह अपनी पत्नी सरोज को बोल बोलकर उसे सांत्वना देता रहता। असल में तो ये सांत्वना नहीं, बल्कि परिवार की आखिरी उम्मीद थी, जो इस डूबती हुई नैया को पार लगा पाने का एकमात्र रास्ता था। इसके अलावा और कुछ करने का नरसिंह के पास न तो विकल्प बचा था, न ही हौसला। अटल के 12वीं पास हो जाने के बाद नरसिंह उसे इति करने के लिए कहता रहा, जिससे वो भी पड़ोसी के लड़के की तरह टेक्नीशियन या लॉको पायलट बन सके। लेकिन अटल को एप का डिप्लोमा पसंद नहीं आया। बाद में जब अटल की समझ बढ़ने लगी
तब उसे अपना पारिवारिक संकट समझ आया और अपने परिवार को इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए सरकारी नौकरी लगने का फैसला लिया। बी.एड में सहपाठी रहे अमीश का आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, परीक्षा में इंटरव्यू कॉल होने की खबर पूरे बी.एड कॉलेज में फैल गई थी, जिससे सब लोग अमीश को अपना मित्र बनाना चाहते थे ताकि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके। इसी दौरान अटल और अमीश एक दूसरे के संपर्क में आए, क्योंकि अटल भी जल्दी से तैयारी करके सरकारी अध्यापक बनना चाहता था। नरसिंह अक्सर अटल से कहता रहता, जो निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों में लड़कों से कहा जाता है, जिसे लड़के भाषण समझकर टाल देते हैं, जबकि पिता का कहा हर शब्द आपके भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिख रहा होता है। पिता अपनी सारी कोशिशें करता है अपने बच्चों के लिए, सारे त्याग करता है और पूरा समर्पित कर देता है अपने आप को। वर्तमान में प्रत्येक गांव, शहर के गरीब मजदूर भी कहने लगे हैं कि चाहे एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। जो निम्न स्तरीय जीवन उन्होंने जिया है, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी वैसा ही जीवन गुजारे। प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित करना चाहता है, उनके जीवन को सम्मानजनक और गरिमामय बनाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि अब वो समझने लगे हैं कि ये जो आर्थिक विषमता है, जिस तरह एक व्यक्ति जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, इस खाई को अगर कोई पाट सकता है तो वो है शिक्षा। अटल ने केशवपुरा चौराहे पर खड़े होकर इंस्टाग्राम के फिल्टर कैमरे पर आधी स्क्रीन में चौराहे को लेकर सेल्फी ली, जिसे 839 फॉलोअर्स वाले अपने इंस्टा अकाउंट में स्टोरी लगा दी, जिसमें लिखा नाउ आई एम इन कोटा, जिसके नीचे लिखा केशव पुरस्कले कोटा। इसके अपलोड हो जाने के बाद डाटा ऑफ करके जेब में रख लिया। इतने में अमीश हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस लेकर पहुंच गया। अमीश कुमार नागर राजस्थान के ही बारा जिले के पाकलखेड़ा गांव का रहने वाला था। 203 में केदारनाथ यात्रा के दौरान आए भयंकर प्रलय ने अमीश को अनाथ बना दिया था। उसके बाद उसके काका ही उसकी दुनिया थे। काका अमीश को माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देता था। अमीश 12वीं के बाद से जयपुर में 3 साल तक ड्रीम बोर्ड कोचिंग से आरएएस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करता है। अमीश ने पहले ही प्रयास में मेंस दे लिया, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजी में उसके न के बराबर नंबर आए थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को दर्शाते हैं, इतनी ही अंग्रेजी जान पाते हैं। बेचारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, और ज्यादा जान भी कैसे पाए। अमीश को कक्षा 8 तक अंग्रेजी के नाम पर सिर्फ मीनिंग ही याद करवाए जाते थे। कितनी अन्याय की बात है कि आपके जीवन को बदल देने वाली नौकरी अंग्रेजी भाषा पर निर्भर करती है, जो न तो आपकी अपनी भाषा है और न ही आपको अच्छे से पढ़ाई गई। अगर इतनी ही महत्वपूर्ण भाषा थी तो किसी ने इसे ढंग से पढ़ाया क्यों नहीं? जब जीवन आर या पार की जंग के मोड़ पर है, तब हमें बताया जा रहा है कि आपको तो ये भाषा नहीं आती है, इसलिए आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरे प्रयास में बी.एड के दिनों में उसका मैथ्स क्लियर हो गया था और करीब 1 साल पहले अमीश ने आरपीएससी के कार्यालय अजमेर में आरएएस का इंटरव्यू दिया था। लेकिन मैथ्स के एक प्रश्न को लेकर विवाद होने से भर्ती कोर्ट में चली गई और अमीश को लंबा इंतजार करना पड़ गया। अमीश अपने इंटरव्यू से संतुष्ट है और उम्मीद में है कि इसका परिणाम सकारात्मक रहेगा। 2-3 महीने तक इंटरव्यू का परिणाम नहीं आया तो अमीश ने घर बैठने की बजाय यूपीएससी प्री मेंस के नोट्स मंगवाकर पढ़ने लग गया और इस तरह पढ़ते हुए पूरा 1 साल निकल गया। अमीश ने एक बैग अपने आगे टांग लिया। अटल ने पीछे और बीच में सामान का कट्टा रख रास्ते में डेयरी से दूध लेते हुए चल दिए अपने कमरे की तरफ। अटल भाई, इधर कोई दिक्कत नहीं, अपना कमरा, अपना राज। इस एरिया में कमरे आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत क्रेज है इधर पढ़ने वालों का। बालाकुंड में शांति है, तुझे भी मैं मेरे मकान में ही दिला दूंगा कमरा। मेरे साइड का ही खाली है, एक अमीश बाइक चलाते हुए कहता रहा और अटल कट्टे को बीच में पकड़े जाने से परेशान सिर्फ हाँ में ही जवाब दे रहा था।
शुरुआत में तो अटल को सब कुछ बड़े शहर का अनुभव दे रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर बढ़ते गए वैसे ही सकरे मकान, मकानों के बाहर रखे ठेले और दुकानों को देखकर धीरे धीरे अनुभव बदलने लगा। सड़कें ऐसी जिनमें हर मकान के सामने ब्रेकर थे। अलग तरह का माहौल पूरे बालाकुंड में था। तू तो इस एरिया में पहली बार आया है, लेकिन यहां के मकानों से जाने कितने ही नौकरी लगकर निकले हैं। हर मकान से क्या, हर कमरे से, कहते हुए अमीश ने बाइक को एक और बार दाएं घुमा लिया। वाह, क्या शानदार दृश्य था कोटा का। अमीश द्वारा बनाए गए तारीफों के पुल टूटे जा रहे थे। साथ ही अटल ये सोचकर ही घबरा रहा था कि यहां रहेंगे कैसे, क्योंकि उसने जो सुना था कोटा के बारे में, उससे अलग दुनिया नजर आ रही थी। मकान थे 2 या 3 मंजिला, जो करीब 10 साल से तो सब पुराने ही होंगे। सड़कें सिर्फ 6 फीट की, जिसमें सिर्फ बाइक या स्कूटी ही लाई जा सकती थी। छात्र इस वजह से भी बालाकुंड में रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमेशा मकान के बाहर बैठे हुए मकान मालिक उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते थे। अटल यहां की गलियों को देखता, यहां के शोर शराबे को सुनता, पर कुछ बोलने की हालत में नहीं था, क्योंकि वो पहले इसे पूरा जान लेना चाहता था। अमीश ने बाइक को एक बार फिर दाएं लिया और अधिक सकरी गली में अंदर जाकर रोक दिया। अटल खड़ा होकर मकानों को इस तरह से देखे जा रहा था जैसे तो किसी सभ्यता की खोज कर ली हो। अमीश ने उतरकर कट्टे को नीचे उतारा और दोनों एक एक बैग टांग और कट्टे को दोनों तरफ से पकड़ मकान के अंदर आ गए। ये सामने वाला है अपना कमरा, अमीश ने जवाब देते हुए अपने कमों की तरफ चलने को कहा। सीढ़ियां फिर एक और फ्लोर तक जाने के लिए बनी हुई थी, जिनमें धूल जमी थी। शायद महीनों से किसी ने उन मार्बल की सीढ़ियों को धोया नहीं था, लेकिन उन्हें यहीं तक आना था। वो वहीं से अंदर आए। कमरे के बाहर थोड़ी जगह थी, जिसमें प्रवेश करते ही बगल में लेट बाथ बने थे। अटल देख पा रहा था कि उसने आगे चलने के लिए जैसे ही दीवार का सहारा लिया, तो दीवार में लगे जाले उसकी कमीज में लग गए। फर्श पर मिट्टी जमी हुई थी, जैसे तो झाड़ू निकालकर सिर्फ औपचारिकता पूरी की जाती होगी। दोनों सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगे। अटल तो सब कुछ देखकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि वो आ तो गया है यहां रहने के लिए, लेकिन क्या वो इस तरह के माहौल के साथ घुल मिल पाएगा। यही नीचे रख दे, इस बैग को पकड़। बैग को पकड़ाते हुए अमीश पहले से कमरे के बाहर रखे जूते में छुपाकर रखी चाबी को निकालता है और दरवाजा खोलने लगता है। ये कलाकारी देखने के बाद अटल सच में आरएस इंटरव्यू देने वाले बंदे की काबिलियत समझ पा रहा था। गर्मी से परेशान अटल शर्ट के ऊपर से 2 बटन खोल कुर्सी को कूलर के सामने लगा। ठंडी हवा का लुफ्त उठाने के लिए अनिल कपूर स्टाइल में आ गया। आहा भाई, मजा आ गया, कहते हुए अटल पूरे कमरे को स्कैन करने लगा। ये लगभग 8 बाय 12 का कमरा होगा। कमरे में एक खिड़की थी, जिसके बाहर की साइड लगे कूलर से हवा आ रही थी। एक बारीक रस्सी, जो सामान को बांधने के काम आती है, को कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक बांध रखा था, जिसमें संभवतया अमीश के ही 90 नंबर के चड्डी बनियान सूख रहे थे। टेबल पर भी कुछ किताबें बिखरी पड़ी थी और कुछ किताबें नीचे। आमने सामने की दीवारों पर ऊपर की साइड पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें से खिड़की के ऊपर लगे पोस्टर में लिखा था, लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper. और दूसरे पर लिखा था, God's love will never let you down। टेबल से सटी साइड की दीवार पर कुछ पन्ने चिपके हुए थे। सफेद खाली कागज पर लिखा था। उसके पास चिपके पीले कागज पर लिखा था, I will do it not immediately, but definitely। उसके पास चिपके पीले कागज पर लिखा था, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जय शंकर प्रसाद। ये सब पंक्तियां अमीश को पढ़ने के दौरान अभिप्रेरणा देती होगी। अमीश ने चाय पिलाकर अटल का स्वागत सत्कार किया। चाय पिलाकर अभिवादन करना किराए से रह रहे विद्यार्थियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्रिटेन में रेड कारपेट बिछाकर।
शाम के करीब 6 बज चुके थे। दोनों बाइक पर बैठकर मार साहब के कमरे तक पहुंच गए। मार साहब का असली नाम राधेश्याम बैरवा था, परंतु लंबे समय से मास्टर यानी शिक्षक बनने की तैयारी करने के कारण अब उन्हें सब मार साहब कहने लगे थे। मार साहब मास्टर साहब का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसे राजस्थानी देहात में शिक्षकों के लिए सम्मानजनक समझा जाता है। मार साहब कोटा से 30 किलोमीटर दूर बूंदी जिले के गांव इंदरपुरिया से थे। लगातार शिक्षक भर्ती परीक्षाएं देने के बाद भी मार साहब को 34 वर्ष की उम्र तक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अभी तक हार नहीं मानी। अपनी पत्नी समेत अपनी 2 बेटियों को गांव में अपने माता पिता के पास छोड़ खुद कोटा रहकर तैयारी कर रहे थे। मार साहब के व्यक्तित्व में वो सारी बातें थी जो सरपंच उम्मीदवार के पोस्टर में होती है। युवा, शिक्षित, कर्मठ, हंसमुख और मिलनसार। जैसे ही अमीश ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा मार साहब दरवाजे के विपरीत पलंग पर लेटे लेटे अवध ओझा सर के यूट्यूब वीडियो देख रहे थे, जिसमें सर कह रहे थे, आई डोंट बिलीव इन गॉड अरे जाहिल। पोटी लग जाए तो रोक नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे चाहे जितना गाड़ी के पीछे महाकाल लिखवा लो। सांस नहीं रोक पाओगे 2 मिनट से ज्यादा, नींद नहीं ला पाओगे अपनी मर्जी से अगर आ नहीं रही है तो। अगर ये सब कर लेते हो तो सर्वशक्तिमान हो। ऐसे अकड़ा हुआ इंसान एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदकर ऐसे तिरछा खड़ा है बस। जब अहंकार का भाव ज्यादा हो जाए तो ऐसे आसमान की तरफ सर उठाकर देख लिया करो। जिसने इसको बनाया है ना, अगर वो अहंकार में आ गया तो क्या होगा? इसलिए मरता हुआ आदमी तड़पता बहुत है कि साला कुछ जा ही नहीं रहा है साथ। फालतू में इतना मेहनत किया। जिसके 40 गाड़ियां खड़ी है बंगले में, वो यमराज से बोलता है, सर प्लीज एक गाड़ी ले आने दो। अबे वहां तुमको गधे में बिठाकर घुमाएंगे। यूपीएससी की तैयारी करने लग गए कयामार साहब? अमीश ने अंदर आते हुए कहा। अरे अबैट, कहा यूपीएससी में तो टीचर भी नहीं बन पा रहा हूं, बस यूं ही टाइम पास। पीछे देखते हुए उठकर पास में रखी कुर्सी को अटल के लिए आगे कर दिया। बड़े और नामी टीचर में गिनती होती है ओझा सर की मार साहब। हल्के में मत रो इनको, सीधे साधे आगामी कलेक्टरों को कट्टा बारूद बोल बोलकर भौकाल बना देते हैं। अमीश ने अनुभव साझा किए। अटल की तरफ इशारा करते हुए मार साहब ने जानना चाहा। इसे लेने के लिए ही बाइक लेकर गया था। मेरा दोस्त है, अब यही रहेगा। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हो? शिक्षक, अटल ने रौब के साथ जवाब दिया। आजकल भी एड वालों का तो मामला ही खराब है। भरे पड़े हैं भी एड वाले हर जगह। हर बार कट ऑफ बढ़ती जा रही है। ऊपर से सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, और निकालकर परीक्षा भी करवाती है तो पेपर आउट हो जाते हैं। इससे बढ़िया तो कुछ और ही देखो भाई। मार साहब ने आप बीती का निष्कर्ष निकालकर अपने मन की बात कह दी। अटल बैठा बैठा सभी बातों की हामी भरते हुए कमरे को एक नजर से निहार रहा था। पढ़ने वाली टेबल के ऊपर छोटे से कागज में लिख रखा था, आप वो करो जो आप करना चाहते हैं, पर होगा वो वो चाहता है। इस तरह मार साहब ने भाग्य को कर्म से प्रधान बताया है, जबकि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। इन सब के बीच पलंग के नीचे रखी रॉयल स्टेज की खाली बोतल बता रही थी कि मार साहब तो इसी धार्मिक कमरे में एकाध दिन में अकेले बैठकर आत्मा का परमात्मा से मिलन भी करवा देते हैं। देखकर अटल को लग रहा था कि दाल में काला तो है, इस वजह से कृपा अटकी पड़ी है, लेकिन पूर दाल ही काली है। अटल अभी तक ये नहीं जानता था। अटल बैठा बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। बीच बीच में ही हूं करके उनके बीच में सहज होने की भी कोशिश कर रहा था। सपनों से भी बड़ा शहर है कोटा। बड़े शहरों के बारे में पहले सिर्फ सुना होता है कि वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग होगी, सड़कों पर एक के बाद एक गाड़ी टच करती हुई चल रही होगी, हर जगह 50 तरह के अलग अलग शायर में भोग विलासी इंसान अपने मकसद में निकले होंगे। कुछ को पढ़ने जाना है, कुछ को नौकरी में, कुछ को मजदूरी में, और कुछ लड़के लड़कियों को जाना होता होगा अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं से मिलने। बाकी बचे निठल्ले लोग जब बैठे होंगे चाय की थड़ियों में
अपने उधार के पैसों को बढ़ा रहे होंगे। चाय के साथ सिगरेट के छल्ले उड़ा करके राजस्थान विधानसभा चुनावों में कोटा दक्षिण से कौन जीतेगा की निरर्थक बहस कर रहे होंगे। थोड़ी ही देर में मार साहब और अमीश गुपशुप बातें करने लगे जैसे तो एनआईए के एजेंट कुछ जरूरी बातें कर रहे हो। आज तो पार्टी करेंगे भाई, फिर कल से सिर्फ पढ़ना रहेगा। क्यों भाई, अटल होनी चाहिए ना। मार साहब ने बात जाहिर कर ही दी। इस पर अटल बिना मन से सिर्फ हां में सर हिलाकर जवाब देता है, क्योंकि उसको मालूम चल गया था कौन सी वाली पार्टी की बात हो रही है। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। जवाब मिलते ही तीनों निकल पड़े सब्जी मंडी की तरफ। प्याज क्या भाव दिए? एक विशेषज्ञ की तरह प्याज को अपने हाथ से टटोलते हुए मार साहब ने पूछा। 25 के आधा किलो, 40 के किलो। अरे भाई साहब, क्या लूट मचा रखी है आपने भी। तू आगे जा, क्यों काम के टाइम में दिमाग खराब कर रहा है। सब्जी वाले ने लाल पीला होकर मार साहब से कहा। क्या मार साहब आप भी सीधा ले लो, भाव मत पूछो, अमीश ने आगे आकर बोला। 100 ग्राम हरी मिर्ची, आधा किलो प्याज, 10 का टमाटर, एक नींबू और ऊपर से हरा धनिया डाल देना, और 2 खीरे भी, अमीश ने सब्जी वाले से कहा। चलो बताओ, क्या लेंगे, चिकन या बॉयलर? अमीश ने पूछा। मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूं, अटल ने जवाब दिया। अरे दादा, तुझे मैं ऐसा वैसा लड़का लगता हूं क्या? मैंस इंटरव्यू दिया हूं यार। चल अंडे तो खा लेगा ना, उनका तो क्या डर है, और ये पार्टी तेरे लिए ही तो रखी थी। अमीश ने उदाहरण सहित अटल को खाने का कारण दिया। हां, अंडे तो शाकाहारी ही होते हैं। मार साहब ने अंडे खाने का पारंपरिक तर्क दिया। देख भाई, आपके और मंजिल के बीच के फासले को सिर्फ मेहनत भर सकती है। मेहनत कीजिए, सौंप दीजिए आपने आप को, दांव पर लगा दीजिए, एक ही दुनिया बना लीजिए, भूल जाए सब कुछ। क्या हुआ छोड़ो, क्या होगा छोड़ो, सिर्फ याद रखो अभी क्या हो रहा है। फिर आप कुछ भी करते हैं पने व्यक्तिगत जीवन में, फर्क नहीं पड़ता। अमीश ने जितनी गहनता से बात बताई उतनी तो चैन सिस्टम में जोड़ने वाले तथाकथित करोड़पति भी नहीं बताते होंगे अपने क्लाइंट को। अटल ने इस बार तो साफ मना कर अपने सख्त होने का सबूत दे दिया, लेकिन चुनौती ये थी कि आखिर कब तक वो सख्त रह पाता है। दुकानों में भीड़ थी, और सारी भीड़ में ज्यादा वो छात्र थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किराए से रह रहे हैं। अटल को थोड़ी दूर छोड़ते हुए अमीश और मार साहब सबसे पहली वाली शॉप पर चले गए, जहां काटछांट का सारा क्रियाकर्म आंखों के सामने चल रहा था। जाकर खड़े ही हुए थे कि मार साहब, हो मार साहब की आवाज आई। पीछे मत देखना मार साहब, गुप्ता खड़ा है। चलो अभी यहां से चलते हैं, बाद में ले लेंगे, वरना ये बेशर्म आदमी पीछे पड़ जाएगा। अपने हाथ में काली थैली लिए गुप्ता दूसरी मीट शॉप पर खड़ा खड़ा आवाज दे रहा था। अरे किधर चल दिए मार साहब जी, मैं आवाज दे रहा था आपको, गुप्ता सामने आकर बोला। रे नहीं गुप्ता यार, तू दिखा ही नहीं। इसका दोस्त भी आया हुआ था तो फिर ये माने ही नहीं कि मार साहब आज तो आपको हमारे साथ पार्टी करनी ही पड़ेगी। मार साहब एकाएक इसके सिवा कुछ बोल नहीं पाए। उधर अमीश मुंह सुजाकर साइड में खड़ा हो गया। अरे मार साहब, तो मैं भी तो हूं, क्या अकेले के लिए पार्टी कर रहे हो यार? गुप्ता अपने आप को लगभग शामिल करते हुए बोल पड़ा। हाँ, मैं खुद भी यही कहने वाला था, तू भी तो यही आया है ना। मार साहब ने न चाहते हुए भी गुप्ता को आमंत्रित कर दिया। विकास गुप्ता राजस्थान के झालावाड़ का था। जब स्कूल में पढ़ता था तब स्कूल में एसडीएम आया था, और एसडीएम की अफसरशाही देखकर गुप्ता ने 6ठी कक्षा में ही मन बना लिया था एसडीएम बनने का। गुप्ता का 5704 बनने का सपना था, और इसके लिए वो अच्छे परिणाम भी दे चुका था। शुरुआत से ही पढ़ने में होशियार, 12वीं के साथ ही आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, किंतु परिवार के लाड़ प्यार की वजह से आईआईटी कानपुर से 2 महीनों में ही भागकर आ गया, और जयपुर से भी .SC कंप्लीट की। इस दौरान गुप्ता और अमीश ड्रीमबोर्ड कोचिंग में ही पढ़ते थे। यहीं से दोनों दोस्त बन गए और जयपुर में रूम पार्टनर भी थे। गुप्ता ने भी 2 RS के मैंस दिए थे,
और अंतिम बार वाले में उसका भी अमीश के साथ इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ था और फिलहाल 1 साल से रिजल्ट का ही इंतजार कर रहा है। गुप्ता को देखकर तो कोई नहीं कह सकता था कि ये भावी प्रशासनिक अधिकारी है। ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जो अभी तो मीट की दुकान पर खड़ा था, फिर चाहे कल ही एसडीएम बन जाए। आइटम लेने के बाद तीनों अटल के पास आ गए। ये गुप्ता है, इंटरव्यू दिया था लास्ट बार आरएएस में, ब्रिलियंट आदमी है हर काम में। और ये अटल है अमीश का दोस्त, मार साहब ने परिचय करवाया। मैं तो सिर्फ एक बियर पीऊंगा और हाँ ट्यूबोर लाना। अगर ट्यूबोर नहीं हो तो गॉडफादर ले आना, पर किंगफिशर मत लाना। बाकी आप दोनों के लिए देख लो, अमीश ने मुंह फेरे हुए ही कह दिया। आर इसका हाफ ले लेते हैं, कम तो क्या पड़ेगा मार साहब। क्यों? गुप्ता ने पूछा। भयंकर ठंडी चिल्ड बियर यहां मिलती है कि बोर्ड वाली दुकान से डिस्पोजल समेत समस्त आइटम पैक करवा लिए। अमीश गरम मसाला, खड़ा मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, सिगरेट और चकना ले आया और सब अपनी अपनी थैलियों को संभालते हुए मार साहब के कमरे में जा पहुंचे। मैं सब्जी भी धोकर बर्तन मांज लाता हूं। तुम सब अपने हिसाब से काम कर लो ताकि जल्दी इस काम से फ्री होकर जल्दी से बैठे। मार साहब काली थैली को उठा कमरे के बाहर निकल गए। अटल को छोड़कर दोनों अपनी विशेषज्ञता के अनुसार कार्य करने में लग गए। मार साहब वापस आया तब तक अमीश आटा लगा चुका था। प्याज, मिर्च और टमाटर काटकर सिक्सी में पीस दिए गए थे। मार साहब ने आते ही कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी। तेल गर्म करके खड़े मसाले बिना पिसे ही डाल दिए। अरे मार साहब, ये क्या कर दिया? गुप्ता बोला। क्या हो गया गुप्ता? मार साहब ने मिक्सी का माल मेटर उंधा दिया। खड़े मसाले को बांटना चाहिए था ना, वरना स्वाद कम बैठता है, गुप्ता बोला। मार साहब के हाथ से बनी सब्जी में कमी निकालना ताजमहल की बनावट पर कमी निकालने से कम नहीं था। वो तो अच्छा हुआ स्वयं बादशाह मौजूद नहीं है, वरना अब तक दोनों हाथ अल्लाह को प्यारे हो जाते। गुप्ता, शायद तुझे अभी मालूम नहीं है, पर खड़ा मसाला पीसकर डालने से बवासीर हो जाता है। मार साहब की इस बात से सब अनजान थे। इस गूढ़ रहस्य का पर्दा हटाने की वजह से बाकी तीनों को मार साहब के अंदर छुपा हुआ गुप्त रोग वाला हकीम नजर आ रहा था। गुप्ता के डाल दो सारा ही मसाला पीसकर फिर लेता रहेगा बवासीर के लिए अर्शकल्प, 3 दिन 3 ही खुराक। हंसते हुए अमीश ने कहा। इसके साथ ही चारों ही हंसने लगे। अनुमति मिलते ही गुप्ता ने बियर और आरएस की हाफ बोतल को बीच में रख दिया। साथ में एक प्लेट में चखने के लिए लाए गए मटर और दाल के 10 वाले पैकेट को फाड़कर डाल दिया। साथ में दूसरी प्लेट में खीरा, प्याज और टमाटर काटकर ऊपर से नमक और नींबू की बौछार करके ग्रीन सलाद तैयार कर दिया। अरे मार साहब, इसकी क्या जरूरत थी? अटल ने कोल्ड ड्रिंक देख सिर्फ औपचारिकता पूरी की। मार साहब पूरे अनुभव वाले व्यक्ति थे, क्योंकि सबसे सीनियर भी थे। वो जानते थे कि सबको लाइन में कैसे लाना है। अगर कोई आज दारू पीने वालों के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो कल पीने वाली चीज कोल्ड तो रहेगी, पर ड्रिंक अलग होगी। उसके इसी अनुभव के बाद ही तो 2 भविष्य के आरएएस अधिकारी सबसे पहले लाइन में हाजिर हो चुके थे। चारों ही हवन कुंड के चारों तरफ बैठ गए। गुप्ता ने बोतल का ढक्कन खोलकर दीवार पर 2 बूंद जय माता दी के उच्चारण के साथ गिराई, जिसे मार साहब और अमीश ने दोहराया जैसे तो हवन कुंड में देशी घी की स्वाहा के मंत्र के साथ आहुति दी हो। उसके बाद गुप्ता ने डिस्पोजल गिलासों में ड्रिंक बारीकी से मापतौल के इस तरह डाली ताकि कम ज्यादा न हो जाए, जैसे तो दारू नहीं अमूल्य अमृत का बंटवारा हो रहा हो, जिसे पीकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अमीश अपनी बियर को डिस्पोजल गिलास में लेता है और कोल्ड ड्रिंक का भी एक गिलास भरकर चारों को एक साथ जमा देता है। सभी अपने अपने गिलास को उठाकर चीयर्स करते हैं और फिर शुभ शुरुआत होती है विधिवत तरीके से दारू पियन कार्यक्रम की। महफिल जमने ही लगी थी कि गुप्ता ने मोबाइल में गाना चला दिया, जिसके बोल थे, यार जलने बालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। गाना सुनते ही अमीश आग बबूला हो दौड़ गया। पूरा तनमन क्रोधित था और बहुत कुछ कहना चाहता था, पर शांत रहा। लेकिन इस बार
एक ही बार में भरा गिलास गटक गया। अरे तू फिर शुरू हो गया। तुम दोनों कब सुधरोगे? पिछली बार भी मैं नहीं होता तो तुम दोनों लड़ ही जाते, मार साहब ने बाटियों को पलटते हुए कहा। ऐसा क्या हुआ है? मुझे भी तो बताओ, अटल ने पूछा। इसके जवाब में अमीश कुछ नहीं बोला, पर अमीश को जलाने के लिए गुप्ता मंद मंद मुस्करा रहा था। अरे भाई कोई बात नहीं थी, ये तो यूं ही। मार साहब की बात पूरी होती उससे पहले अमीश बोल पड़ा। घंटा, कोई बात नहीं थी। इसने मेरी बंदी के कान भर दिए, मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा, तब जाकर इसके पास गई है। मतलब? अटल ने अब जिज्ञासा के साथ पूछा। अमीश की एक फ्रेंड थी अन्नू, जो अब गुप्ता की गर्लफ्रेंड है। मार साहब ने बात पूरी नहीं हुई उससे पहले ही अमीश बाटियों को पलटते हुए बोल पड़ा। मेरी फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड थी। इस साले को भी पता था। ये खुद उसे मेरी वजह से जानने लगा था। मैं तो इसको मेरा सबसे खास दोस्त समझता था, पर इसने जो किया है वो ठीक नहीं है। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगी दुनिया, गाना अपने मोबाइल में लगाकर गुप्ता बोला। क्या ठीक नहीं है भाई? लड़की की जहां मर्जी होगी वहां रहेगी, तू जबरदस्ती क्यों करना चाहता है? या फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि श्रीमान आपकी भावनाएं ही महत्वपूर्ण है, लड़की की कोई भावना ही नहीं है, उनके पास कोई आत्मसमझ नहीं है। अन्नू.scm.sc है, क्या उसे अपने लिए अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता होगा दोस्त? और फिर कहता है तूने ठीक नहीं किया। अटल के मन में अब इनके प्रति नकारात्मक छवियां बन रही थी। हालांकि 75 परीक्षा में अंतिम स्टेज तक जाना भी कम बड़ी बात नहीं थी, इसलिए अभी अटल इनके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाया था। मार साहब के फोन में रिंग बजने लगी। अपने फोन को उठाकर छत पर चला गया। हाँ बोलो, कैसी है तू सुनीता? मार साहब बोले। फोन उठाने में टाइम कैसे लग गया? अरे मालूम नहीं चला यार। हाँ, आपको मेरे फोन का मालूम कैसे चलेगा? तो किसके फोन का मालूम चलेगा भाई? छोड़, बता कैसी है? मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद बात कर रहे हो, घर की याद नहीं आती क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी दोस्तों के साथ था, इसलिए थोड़ा देर से बात कर रहा हूं। हाँ, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो, हंस सकते हो, लेकिन घर पर एक बार फोन करने का समय नहीं मिलता। अरे सुनीता, तू फिर शुरू हो गई। मैं मेहनत कर रहा हूं ना, बस इसी वजह से थोड़ा बिजी रहता हूं। मेहनत कर रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन हम भी तो आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटियां हर दिन पूछती हैं पापा कब आएंगे, उन्हें भी आपकी जरूरत है। सुनीता, समझने की कोशिश कर, ये नौकरी लगने के बाद ही हमारी जिंदगी सुधरेगी। मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूं, लेकिन क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां हम साथ ही न रह सकें? आप तो जैसे हमसे दूर होते जा रहे हो। पहले रोज बात करते थे, अब हफ्तों बीत जाते हैं। सुनीता, हर बार वही बात मत दोहराया कर। मैं यहां मजे करने नहीं आया हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। तुम समझती क्यों नहीं? मार साहब झुंझलाते हुए बोले। अगर आप सच में हमारी फिक्र करते तो कम से कम थोड़ा समय निकालकर ठीक से बात कर लेते, लेकिन नहीं। आपके पास दोस्तों के लिए समय है, हमारे लिए नहीं। दोनों के बीच कुछ देर तक चुप्पी छा जाती है। मार साहब गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, अब बहस मत करो। मैं कल तुमसे लंबी बात करूंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि आपकी नौकरी से ज्यादा आपका परिवार आपके साथ रहना चाहता है। हाँ महारानी, ठीक है। अब बता, तू निमट गई काम से? हाँ, अभी बर्तन साफ करके फ्री हुई हूं। और तू नहीं सोई? आपसे बात किए बिना नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, ऐसी बात है। मैडम को बिना बात किए नींद नहीं आती। हाँ जी सर, यही बात है। और बता, मम्मी पापा कैसे हैं? आपके मम्मी पापा है, खुद पूछ लिया करो। मतलब तेरे नहीं है क्या? मेरे हैं, इसलिए ही तो B.Adam.A होने के बावजूद भी उनके साथ हूं। आपकी तरह थोड़ी हूं, सुनीता ने दबे मन की बात समझाना चाही। प्रेरी तरह थोड़ी हूं, मतलब मैं कैसा हूं? मार साहब को सुनीता की बात कांटे की तरह चुभ गई। कैसे भी नहीं हो, अच्छे हो। सुनीता ने मामला ठंडा करना चाहा। नहीं नहीं, तू बता पहले, तूने ऐसे क्यों बोला?
अरे यार, आप ऐसे गुस्सा क्यों हो जाते हो? मैं गुस्सा नहीं हूं सुनीता, पर तुझे लगता है मैं यहां मौज मस्ती करने के लिए रहता हूं। आओ रे नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। अरे तो मैं तो इसलिए ही रहता हूं। अभी भी दारू पी रहा हूं और पीऊंगा। यार प्लीज ऐसे मत। सुनीता पूरी बात कह पाती उससे पहले ही फोन कट गया। सुनीता उन पत्नियों में से नहीं थी जो पति को संघर्ष की राहों में अकेला छोड़ दे। सुनीता एक अमीर घर की बेटी होने के बावजूद घर पर अपने परिवार की देखभाल रखने समेत पूरे घर का काम करती थी और हमेशा मारसाब को सपोर्ट करती थी। लेकिन मारसाब के हिस्से में लगातार नाकामी आने से मारसाब को खुद को ऐसा लगने लगा था कि अब तो उसके साथ उसका परिवार भी नहीं है। जबकि सुनीता अपने सुख दुख के बारे में भी मारसाब को नहीं बताती थी। वो नहीं चाहती थी कि मारसाब का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटके। वो अकेली ही रहती, अकेला महसूस करती और अकेले ही अपनी मुसीबतों से लड़ती। मारसाब उतरा हुआ मुंह लेकर छत से नीचे उतरे। बात गहरी थी, इसलिए पूछने के बाद भी मारसाब ने बात को सार्वजनिक नहीं किया। फिर थोड़ी देर में सब खाना खाने लगे। कमरे में 2 जने रहे या 10, खाना तो एक साथ बैठकर ही खाते हैं। हाँ, कभी कभी आपातकालीन परिस्थिति में चल जाता है कि कोई जल्दी से उधलती हुई रोटी खा ले। पढ़ने के लिए कमरे में रहने वाले लड़कों की सबसे खास बात तो ये होती है कि 4 जनों में 12 रोटी बनेगी तो भी रोटियां खत्म होनी है, और 20 बनेगी तब भी खत्म होगी। कमरों में पार्टनर से रहने वाले लड़के अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं, जिसका परिणाम होता है कि 2-4 सालों तक एक ही साथ रह लेते हैं। पार्टनरी में शुरुआती 1-2 महीनों में आपको त्याग करना होता है अपने साथी के लिए, और इसका जवाबी व्यक्ति भी त्यागी पुरुष हो तो लंबे समय तक टिक जाते हैं। शुरुआत में तो सारे काम बराबरी में बटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दोनों की आपसी समझ बढ़ती है तो फिर एक दूसरे पर न्योछावर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी एक को आलस आ भी गया तो फिर दूसरा ही उसके लिए खाना तैयार कर देगा। बर्तन पहले वाले को मांजने थे, पर उसे दूसरा ही मांज देगा। यहां तक कि कभी कभी तो कपड़े भी धुल जाते हैं, और कपड़े तो धुलेंगे भी सही, क्योंकि साझा कमरों में रहने वाले लड़के अपने साथ जो कुछ भी लेकर आते हैं वो स्वतः ही साझी संपत्ति बन जाती है। अपने पार्टनर के बीमार होने पर तो इस तरह ध्यान रखा जाता है जैसे माता पिता अपने बच्चों का रखते हैं। उठा उठा कर टेबलेट खिलाना, आधी आधी रात को डॉक्टर को दिखाना, बुखार में गीला कपड़ा सर पर रखना। लड़कों ने तो अपने रूम पार्टनर को हमेशा अपना इकलौता रिश्तेदार समझा है। खाना खत्म हुआ। अमीश और अटल उनको उसी अवस्था में छोड़कर अपने कमरे के लिए चल दिए। कमरे पर पहुंचते ही थका हुआ अटल लेट गया। फिर अचानक उठा और बोला, एक काम करना, एक फोटो ले ले यार। अटल उठकर अमीश की स्टडी टेबल पर बैठ गया, जहां रखी हुई आधुनिक भारत के इतिहास की किताब स्पेक्ट्रम को पढ़ते हुए पोज दिए, जिसे अमीश ने अटल के मोबाइल से क्लिक किया। उसके बाद मोबाइल लेते हुए अटल फिर से लेट गया और मोबाइल में फोटो को एडिट करते हुए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के स्टेटस में हौसलों की उड़ान की शुरुआत टैग लाइन लिखते हुए लगाया। फिर फोन को साइड रखकर आंखों को हाथों से कवर करते हुए लेट गया और अमीश अपनी स्टडी टेबल में बैठकर पढ़ना शुरू कर देता है। रात के करीब 2 बजे अटल की नींद खुलती है। वो देखता है कि लाइट जल रही है। पहले क्षण अटल के दिमाग में आता है कि ज्यादा पी ली थी, जो बिना लाइट बंद किए ही सो गया। फिर उसने स्टडी टेबल पर देखा तो अमीश लगातार कुछ लिखे जा रहा था। अब अटल के दिमाग में एक बात तो आ गई थी कि सरकारी नौकरी में कंपटीशन तो है। कितने ही अमीश अभी पढ़ रहे होंगे तो कितने ही अटल सो रहे होंगे। ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं आरएस अधिकारी। नशे में हो तब भी पढ़ना पड़ता है, नॉनवेज खा रखा हो तब भी पढ़ना पड़ता है, नींद आ रही हो तब भी पढ़ना पड़ता है। अटल के दिमाग में बैठ तो गया था कि डगर आसान तो नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग तो भरे पड़े होंगे यहां पढ़ने वाले, जो नहीं देखते शरीर में ऊर्जा बची है या नहीं, जो नहीं देखते होंगे समय, जो नहीं जानते होंगे थकना। सो जा दादा, एक ही दिन में ही कलेक्टर बनना है क्या? एक दिन में तो नहीं बनते हैं ब्रदर।
पर एक एक दिन पढ़ने से एक दिन जरूर बन जाते हैं। अटल प्रतियोगिता को समझ पा रहा था। उसे एकदम से खुद पर संदेह होने लगा और अमीश से बोल पड़ा, मैं नौकरी तो लग जाऊंगा ना, कुछ टिप्स देना यार। हल्के में मत लेना मित्र सरकारी नौकरी को। जितना आसान इसे पाने वाले बताते हैं, उतना आसान है नहीं इधर मामला। थक जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि उन्हें मेरिट में नहीं आना होता, बल्कि मेरिट वालों में मेरिट आना होता है। 10वीं में 3rd डिवीजन बाय ग्रेस पास होने वाला भी 90% वाले को टक्कर देने के लिए पढ़ रहा होता है इधर। पार्थ गजब तो तब हो जाता है जब पुराने पॉकेट कड़ी मेहनत करने में रह जाते हैं, नए लड़के हाथ मार लेते हैं। बेटा इधर जो अंतिम क्षण में पूरा जोर लगाएगा वही विजेता कहलाएगा। वरना पहला राउंड कौन जीता, दूसरा कौन जीता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। अटल सुनकर पहली बार डरा था सरकारी नौकरी के नाम पर। खैर बता चाय पिएगा क्या, कहकर अपनी टेबल से उठते हुए अमीश ने अटल से पूछा। हाँ, आधा कप भर देना, आ रहा हूं कहकर अटल बाथरूम की तरफ चल गया। अमीश ने चाय छानकर 2 कप में भर दी और चुस्कियां लेते हुए वापस अपनी स्टडी टेबल पर जाकर बैठ गया। अटल भी जल्दी से अपनी चाय खत्म करके सो गया। तो दोस्तों, ये था सरकारी चाय के लिए बुक का दूसरा अध्याय।